हेलो बच्चों, कैसे हो। केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एंड गुणधर्मों में आवर्तिता। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब आयनन एंथैल्पी बोल दूं मैं, या आयनन ऊर्जा बोल दूं, या आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दूं मैं। क्लियर है। और इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। क्या उसका पीरियोडिक टेबल में अंदर क्या उसका ट्रेंड है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे तो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, वो सारी बातें हैं। क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन अपन आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे। आज का जो टॉपिक है अपना हिंदी में भी होगा एज वेल एज इंग्लिश में भी होगा, मतलब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी आराम से पढ़िएगा और जो हिंदी मीडियम के वो भी आराम से पढ़िएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ही अपना चैनल है केमिस्ट्री इनसाइड, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तो अब अपन बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, तो उसको देखो अपन डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज है वो सुनो आप अच्छे से। अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये क्या होते हैं, सेल, जिसको अपन कोष बोलते हैं, ऑर्बिट बोल देते हैं अपन, यहाँ पे कक्षा बोल दें। यहां पर ये आउटरमोस्ट सेल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बॉन्डेड है। लूजली बॉन्डेड का मतलब है कि इस पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे कम है। इसको मुझे यहां से बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। ये अपन बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं सारा का सारा, ठीक है। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, द एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छे से, कि ये कोई एलिमेंट है गैसियस आइसोलेटेड, ध्यान से सुनना, क्या एन आइसोलेटेड गैसियस एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, और वो गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें आईपी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हुआ क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बस इसी को आईपी बोल रहे हैं, इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। मतलब क्या बोला, the minimum energy required to remove most loosely bonded outermost cell electron in ground state from an isolated gaseous atom is known as ionization energy। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं, सॉलिड से नहीं निकालेंगे अपन इलेक्ट्रॉन्स, पहले उसको किस में चेंज करेंगे, गैस में, सब्लिमेशन एनर्जी देकर के। समझ में आ रही बात सारी की सारी। तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात थी, क्लियर है। अब अपन बात करने जा रहे हैं कि ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालूं तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम देनी पड़ेगी, वो बात करने जा रहे हैं। तो उसमें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सुनिएगा, समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या चीज है वो सुनो आप अच्छे से। पहले तो देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये एक एलिमेंट है और इसमें आपने क्या दिया, आईपी, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी दी। तो ये किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव चार्ज में प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा हूं, तो जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा हूं तो मेरे को आईपी फिर देनी पड़ेगी, मतलब कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये क्या होगी, यहां m+2 में चेंज हो जाएगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब और आगे बात करूं कि साहब मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है इसमें से, तो m+2 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो ये क्या हो गया, m+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये कहूं कि ये मेरा IP1 है, ये IP2 है, ये IP3 है। समझ में आ रही बात, कि इसी का है ये IP1 है, फिर उसके बाद में ये IP2 हो गया, समझ में आ रही बात, और ये IP3 हो गया। मैं इसको लेकर के चल रहा हूं सारा का सारा। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाह रहा हूं, वो ये है कि आप थोड़ा सा मुझे इतना बताओ कि IP3 की वैल्यू, ध्यान से सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, वो सुनो, कि IP1 है और IP2 है, तो IP2 हमेशा ज्यादा ही होगा IP1 से, कुछ भी हो चाहे, और IP3 IP2 से ज्यादा ही होगा, और बाकी 100 आगे से आगे चलता जाएगा। मैंने यहां पर एक डाटा लिख रखा है आपको बताने के लिए, देखो अच्छे से। अगर मैं बात करूं यहां पर किसी को एक ले लेते हैं, तो मैं मैग्नीशियम की बात कर लेता हूं। मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट IP है 738 किलोजूल पर मोल, तो सेकंड IP कितनी है, 1450, और थर्ड कितनी है, 7730। मतलब बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। आप किसी का भी ले लो, चाहे क्लोरीन का लिया तो फर्स्ट है 1251,
ये डाटा आपको रटना नहीं है, मैं केवल एक समझाने के लिए बोल रहा हूं यहां पे कि IP1 है वो IP2 से कम ही होगी, या मैं कह दूं कि IP2 है IP1 से ज्यादा होगी, IP3 IP2 से ज्यादा होगी, IP4 IP3 से ज्यादा होगी। समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है कि सब ज्यादा हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो अपन आगे बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि बात आएगी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे तब इसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि अगर एक ही एलिमेंट है, उसी की IP1 IP2 IP3 की बात कर रहे हैं, तो IP जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे IP उसकी बढ़ती जाएगी। और यहां से बहुत अच्छा देखो कैलकुलेशन निकलेगा, या मैं बोलूं कंक्लूजन निकलेगा। वो क्या कि मैं आपको आइडिया देता हूं, जैसे मैग्नीशियम है, ध्यान से सुनना आप अच्छे से, ठीक है? तो IP1 है इसकी 738, IP2 है 1450 और IP3 है 7730। आप एक चीज नोट करिए आपने कि जैसे ही मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो मुझे IP बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखना, आगे मैं समझाऊंगा कि कहीं ना कहीं को सेल चेंज हो रहा है। इससे अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है? वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, सारा का सारा। अब देखो चलते हैं अपन आगे, इतनी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले जो अपन आगे डिस्कस करने वाले वह है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो क्या है, सबसे पहले एटॉमिक साइज। एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन है तो सही, लेकिन ये बहुत दूर है। तो बताओ ज्यादा क्लोजली अट्रैक्ट या ज्यादा बाउंड कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, मतलब साइज बढ़ गई तो दूर है। जब दूर है यहां पे इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना वैसा अच्छे से, तो बताओ एनर्जी कम देनी पड़ेगी कि ज्यादा? कमी देनी पड़ेगी। तो मैं कह दूं क्या, एटॉमिक साइज की बात करें तो यहां पर एक बात डिस्कस निकल के आएगी कि IP प्रोपोर्शनल टू द 1 एटॉमिक साइज, कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज में बढ़ाता जाऊंगा IP क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गई बात, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है? अब देखो दूसरी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसी को लेकर के डिस्कस कर दूं, ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट है, मतलब इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है कि नहीं है? तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, बिल्कुल खींच के रखेगा अपनी तरफ, उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी। जब ज्यादा देनी पड़ेगी तो मैं कह दूं क्या चीज है कि IP है वो किसका होगा? मतलब इस केस में क्या हो जाएगा अपना सेकंड के केस में कि IP प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, कि जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उतना ही ज्यादा IP लगेगी कि नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो छोटी सी चीज में बोलूं, अपन ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो साइज इंक्रीज होती जाती है। तो साइज इंक्रीज होगी तो IP क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? तो एक ट्रेंड आपके समझ में आना चाहिए दिमाग में, वो आगे बात करेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर IP क्या होती है? कम होती है। बताओ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेल तो वही है, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से उसकी साइज छोटी होती जाती है। जब साइज छोटी होती जाती है तो IP क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो IP क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है? कुछ इरेगुलरिटीज है वो अपन बात करेंगे, लेकिन क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आई बात? ये अब देखो सुनो, मैंने बोला शिल्डिंग इफेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। देखो परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है वो समझो आप। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे बताओ यहां पर भी तो कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जितना ज्यादा क्या लगाएंगे? रिपल्सन लगाएंगे। समझ में आ रही बात? बताओ जितना ज्यादा रिपल्सन लगाएंगे तो इसका मतलब ये दूर जाता जाएगा, एक तरीके से मैं बोल दूं तो इसको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। अरे भाई अपने को निकालना ही है और ये धक्का और दे रहा है तो अपना तो अच्छा काम कर रहा है ना, देखा जाए तो IP क्या लगेगी? इसमें कमी लगेगी, बिल्कुल कम लगेगी। तो आप ये कह सकते हो कि शिल्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/IP। क्या बोलोगे आप? शिल्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो क्या बोलूंगा? 1/IP। जितना ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव, उतनी कम IP लगानी पड़ेगी आपको। क्लियर हो गई बात? अब आगे सुनो, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल्स, इसको समझो आप थोड़ा सा। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल्स क्या चीज है? देखो मैं ये बोल रहा हूं, पेनिट्रेशन का मतलब है भेदन क्षमता, ठीक है? सबसेल का मतलब SPDF। तो जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो होता है S का ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। P का कम होता है, D का और कम होता है, F का और कम होता है। इसको अब ऐसे समझ लेते हैं अपन, मैं ले रहा हूं यहां पे बेरिलियम और बोरोन। इसका अपन वो लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2।
और ये क्या हो जाएगा 1s2, मतलब 1s2 तो है, ये लिख देता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, पूरा ही 1s2 1s2 2s2 2p1। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको एक ही सेल में सारा सबसे पहले ये बात तो ठीक है। दूसरा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप एस से, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालो पी से, तो बताओ ज्यादा आपको एनर्जी कहां रिक्वायर्ड होगी? एस में, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, भेदन क्षमता, वो एस की ज्यादा है। मतलब मैं बोलूं कि एस का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो ज्यादा है, तो न्यूक्लियस से ज्यादा है तो यहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर यहां इस केस में बात करें कि साहब आईपी के बारे में हमारे को बताओ, तो आप ये कहोगे कि बीई की आईपी बोरोन से ज्यादा होगी, बेरिलियम की आईपी किससे ज्यादा होगी? बोरोन से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा पी से, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है एस से। बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात आपको, ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है आपको अच्छे से? चलते हैं देखो आगे। अब यहां पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ये क्या कहानी है उसको देखो अपन जरा देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी हाफ फील्ड और फुल फील्ड की क्या कहानी है, वो सुनो जरा देखो। अपन एक काम करते हैं, एक तो ले लेते हैं यहां पर नाइट्रोजन और एक ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो मैं लिखूं क्या? 1s2 2s2 p3, और यहां पर लिख रहा हूं 1s2 2s2 p4। देखो ध्यान से सुनो कि P है वो कुछ इस तरीके से है, और यहां पर जो P है वो कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहां पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो मैं इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अब बताओ यहां पर ये आराम से निकलेगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या करना चाहेगा? गेन करना चाहेगा। और दूसरी बात, यहां पर रिपल्सन हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो इस केस में अगर आईपी की बात करें, इस केस में आईपी की बात करें तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन की आईपी है वो ज्यादा होगी ऑक्सीजन की आईपी से। बिल्कुल समझ में आया? अरे बिल्कुल समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि नाइट्रोजन की आईपी किससे ज्यादा है? ऑक्सीजन से। इस केस के अंदर आपने जब पेनिट्रेशन पावर की बात करी तो बेरिलियम की आईपी है वो आपको किससे ज्यादा बताई है? बोरोन से ज्यादा बताई है। तो आई थिंक कि आपको ये पांचों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि वाकई में कहना क्या चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि साइज बड़ी होगी तो आईपी कम होगी, पहली चीज। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आईपी ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो आईपी कम होगा। फिर मैंने आपको पेनिट्रेशन पावर की और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड की कहानी भी यहां पर अच्छे से डिस्कस कर दी है, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जो अपन देखो डिस्कस करने वाले हैं। देखो अब बात करते हैं अपन ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पीरियड के अंदर। देखो आपको यहां पर एक पिक्चर नजर आ रही होगी, उसमें देखो क्या दिखा रखा है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इसके बारे में अपन यहां डिस्कस कर रखा है। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्या कि लिथियम की आईपी कम है बेरिलियम से, लेकिन देखो बेरिलियम की आईपी ज्यादा है बोरोन से। थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। ये आईपी का ट्रेंड कैसा है वो अभी आपको मैं समझाता हूं। फिर कार्बन की आईपी ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा है मतलब कार्बन से, लेकिन ऑक्सीजन की कम हो गई, फिर फ्लोरीन की बढ़ गई, फिर नियोन की। ये क्या ट्रेंड है उसको आप समझो जरा। देखो इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। देखो मैं 1s2 को तो सब मैं कॉमन रख लेता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं 2s1, 2s2, फिर यहां पर 2s2p1, फिर 2s2p2, 2s2p3, 2s2p4, 2s2p5 और 2s2p6। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अपने को आईपी फर्स्ट निकालना है। क्या निकालना है जी? आईपी क्या निकालना है? IP1। किसकी बात करनी है अपने को? IP1 की बात करनी है। इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं IP1 की। अच्छा, कुछ भी नहीं बोले आपको कभी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करो तो आपको IP1 का ही आंसर वहां देके आना है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो क्या है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं एक जनरल बात बोलूं तो इधर से इधर जा रहा हूं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है ना, तो मैं ये कहूं कि इधर से इधर जाऊंगा, ध्यान से सुनना भाई साहब, मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मेरी आईपी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। बिल्कुल इंक्रीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ये बताओ। बिल्कुल इंक्रीज होनी चाहिए। देखो आपके सामने आईपी इंक्रीज हो रही है। लेकिन बेरिलियम और बोरोन के केस की बात करें और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की केस की बात करें
तो आईपी हो क्या रहा है वो समझो आप अच्छे से। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा के आया हूं कि इसकी आईपी और इसकी आईपी की बात करें तो इसकी आईपी से ज्यादा होगी, बस इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जेड इफेक्टिव की बात अलग है, लेकिन यहां पर जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो जाएगा इस केस में। मतलब अपन इस केस में कहेंगे कि जो पहले वाला है उसकी आईपी, जिसका हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसकी आईपी उसके आगे वाले से ही ज्यादा होगी बस। ऐसे ही मैं नाइट्रोजन के केस की जो आईपी है, जो आपको दिख रहा है यहां पे, नाइट्रोजन की केस की जो आईपी है जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये वाली इससे क्या है, ज्यादा है, तो इसको यहां पर मैं लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? बिल्कुल। तो बताओ इस केस के अंदर जो अपना IP1 का ऑर्डर क्या आएगा कि लिथियम की आईपी, उसके बाद में बोरोन की आईपी, फिर उसके बाद में बेरिलियम की आईपी, फिर उसके बाद में कार्बन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर कौन होगा नाइट्रोजन, फिर कौन होगा फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियोन की, क्योंकि उसका तो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। बस यही तो ऑर्डर लिखा है, क्या लिखा आप देखो तो सही। तो लिथियम की आईपी सबसे कम, उसके बाद में ज्यादा बोरोन की, बिल्कुल दिख रहा है 801, उसके बाद में बेरिलियम की 899, उसके बाद में कार्बन की 1086, उसके बाद में किसकी है, ऑक्सीजन की है 1314, फिर नाइट्रोजन की है 1402, ऐसे सोन चलता जा रहा है। आपको डाटा याद नहीं करना है, मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरीके की आईपी की कुछ बातें करनी हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और जिसका भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड आता है उसकी आईपी उसके आगे वाले से ज्यादा होगी, दैट्स ऑल। बस क्लियर हो गई बात। अब देखो चलते हैं आगे। अब देखो आपको यहां पर मैंने एक बात बोल रखी कि वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम एलिमेंट विद Z1 to 16, मतलब 1 से 60 तक की बात कर रखी है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस पिक्चर दिखा रहा हूं कि आप देखना कि ये हाइड्रोजन है अपना, ये क्या है हाइड्रोजन, ये हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, उसके बाद में देखो लिथियम यहां आ गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लिथियम के बाद में देखो सोडियम की आईपी, फिर पोटेशियम की आईपी, मतलब ये कम होती जा रही है एक्चुअल में, रूबिडियम की और कम, सीजियम की सबसे कम होती जा रही है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आईपी क्या होती जा रही है, कम। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि देखो मैं पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, हाइड्रोजन से चला हीलियम, फिर लिथियम से चला नियोन, फिर सोडियम से चला आर्गन, फिर पोटेशियम से चला क्रिप्टोन, फिर रूबिडियम से चला जिनोन। तो आईपी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। मतलब ये कहते हैं क्या कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आईपी की वैल्यू क्या होगी, इरेगुलरली होगी, कोई बात नहीं, लेकिन इंक्रीज होगी। मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं भाई साहब, समझ में आ रही है बात। और मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो आईपी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रही है, इस ग्राफ से भी समझ में आ रहा है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैंने आपको दिखाया है। कभी कभी क्या करेंगे वो, जैसे मान लो ये ग्राफ ही दे दिया, यहां से ही कुछ बातें उठा दी और आपसे पूछ ले, प्रिडिक्ट करवा ले कि बताओ क्या होगा, तो फिर आप आंसर उसका दे सकते हो। देखो चलते हैं बना के। अब अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि ग्रुप की आईपी की बात करने वाले हैं। ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप की बात करेंगे। तो ग्रुप का अंदर देखो मैंने आपको दिखा रखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। मतलब मैंने क्या बता रखा आपको कि लिथियम, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे मैं एटॉमिक साइज बढ़ाता जाऊंगा, साइज बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है किससे, न्यूक्लियस से, वो कम होती जाएगी। तो बताओ मैं क्या कह दूं कि आईपी ऊपर से नीचे जाने पर आईपी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वही दिखा रखा है कि लिथियम की आईपी सबसे ज्यादा है इस केस में, फिर सोडियम की आईपी, फिर पोटेशियम की आईपी, फिर रूबिडियम की आईपी, फिर सीजियम की आईपी। अब एक चीज और देखना कि लिथियम से सोडियम में डिफरेंस थोड़ा कम है, यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, देखो आप अच्छे से, फिर यहां कम है, फिर यहां पर है। ये कभी कभी वो क्या करते हैं, आईपी का डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा यहां पर डाटा थोड़ा सा दिमाग में रखना है, जिसके अंदर आपको कभी पूछे तो सोडियम से पोटेशियम का जो आईपी डिफरेंस है वो ज्यादा है, ये आपके दिमाग में आपको रखना है अच्छे से। क्लियर हो गई बात सारी की सारी। ये क्यों होता है, क्या होता है, सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो अपन कुछ और बातें करते हैं, चलते हैं आगे। ये तो मैंने बात जो करी है आपके सामने, ये तो बात करी है मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब देखो मैं बात करूं यहां पे कुछ पी ब्लॉक की, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं सबसे पहले, बाकी मैं आपको सारा आगे डिस्कस करूंगा और अच्छे से। मैं यहां बात करता हूं बोरोन फैमिली की, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अगर इसकी आईपी की बात करें ना, इसकी आईपी की बात, तो सबसे ज्यादा आईपी होती है बोरोन की, फिर उससे कम जो आईपी है वो होती है थेलियम की, फिर गैलियम की, फिर गैलियम से कम होती है या लगभग मैं बराबर से बोल दूं एल्यूमिनियम की, और सबसे कम होती है इंडियम की। मतलब यहां पे एक चीज नोट करना, मतलब ये कहने जा रहे हैं, ये तो मैंने आपको ऑर्डर लिखवा दिया है यहां पे कि ये ऑर्डर होता है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, वो क्या रीजन है वो सुनो आप। मतलब देखो बोलना क्या चाह रहे हैं कि बोरोन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम और थेलियम। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इसकी आईपी इससे ज्यादा है, इसकी आईपी इससे ज्यादा है, ये बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है ना, इसकी आईपी इससे ज्यादा। ऐसा कुछ ऑर्डर है कि नहीं है एक तरीके से मैं बोलूँ तो। अब ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम की आईपी और गैलियम की आईपी में गैलियम की आईपी ज्यादा क्यों है? तो यहां का जो रीजन है वो है डी कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जैसे ही एल्यूमिनियम के बाद में हम गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम के पहले डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। वो उस सेल के अंदर जो मतलब मैं बोलूं तो ऑर्बिटल्स के अंदर वो क्या क्या होते हैं, अंदर तक डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से वो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगा पाते हैं और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो बताओ न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या हो गया? आईपी ज्यादा हो गई। ऐसे ही यहां पर किसकी बात करने वाले अपन ने? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की, कि इससे पहले क्या हो जाता है, लेंथेनम आ जाता है तो एफ का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम होता है। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम होता है तो उस केस में अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इसकी आईपी क्या हो जाएगी? इसकी टीएल की आईपी बढ़ जाएगी और इसकी आईपी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। तो यहां जो वर्ड यूज लेते हैं वो क्या लेते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो ये दो वर्ड है यहाँ पे अपने को आना चाहिए। एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक डी या मैं बोलूँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। तो उसकी वजह से इस आईपी का ऑर्डर ये होता है। ऐसे ही कार्बन वाले केस की बात करें ना अपन, कार्बन वाले केस की बात करें, कार्बन फैमिली की, तो उस केस में आईपी का जो ऑर्डर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ, मतलब बस नीचे वाला जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा लगता है उसमें पीबी की आईपी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एसएन से। तो ये अपन को थोड़ा सा ट्रेंड दोनों का, बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऊपर से नीचे आईपी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? अच्छे से क्लियर हो गई बात आपको? अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको यहां पर पूरी आईपी, कितनी आईपी किसकी है वो सारा डिस्कस करते हुए अपन वन बाय वन अपन पूरा अपन डिस्कस करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, मैंने आपको जो पढ़ाया ना मैं उसी को बातें डिस्कस करूंगा, वन बाय वन चलेगा अपन। देखो मैंने सबसे पहले बोला ऊपर से नीचे जाने पर आईपी कम होती, जनरल बात करें तो देखो आप इधर से अगर मैं बोलूं यहां पे लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रूबिडियम की, सीजियम की, तो आप देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं आईपी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। चाहे आप इसमें देख लो बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसकी आईपी भी देखो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। एक जनरल ट्रेंड अपन यहां पे बात कर सकते हैं। पहली चीज इस केस में, आप इस केस में भी देख लो एक जनरल बात करें तो कि जैसे देखो फ्लोरीन की आईपी 1681 है, क्लोरीन की 1251 है, ब्रोमीन की 1140 है और फिर आयोडीन की 1008 है। तो किलोजूल पर मोल में सारी आईपी लिखी हुई है, तो कम होती जा रही कि नहीं जा रही है? आप इसकी भी देख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, इसकी भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जनरल ट्रेंड की बात करें, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था बोरोन के केस में, तो बोरोन की आईपी कितनी है? 801। उसके बाद में देखो इस पूरे में फिर किसकी आईपी है? टीएल की कितनी है? 589। उसके बाद में मैंने आपको बोला था, किसकी बोला था? गैलियम की कितनी है? 579। उसके बाद में एल्यूमिनियम की कितनी है? 578 और उसके बाद में इंडियम की कितनी है? 558। तो आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोलूंगा क्योंकि जो एक्सेप्शनली होता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस केस में आपका जो आईपी का ऑर्डर है वो आपको याद रखना, मैंने आपको पहले डिस्कस करवा दिया है। ऐसे ही देखो इसकी आईपी देखो आप 1086 कम होती जा रही है, मतलब कम है, फिर कम होती जा रही है, फिर कम होती जा रही है, लेकिन देखो हो तो कम रही है, लेकिन अब देखो इसमें पीबी में 716 बढ़ गई है, पीबी में बढ़ गई है 716। तो यहां पर एक चीज देखो कि एसएन की आईपी है थोड़ी कम हो गई है कंपेयर टू द पीबी। यहां लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, अरे बेटा यहां लेंथेनम आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये लेंथेनम है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां लेंथेनम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला क्योंकि आगे कहां इलेक्ट्रॉन चले जाएगा? यहां से आगे कहां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा भाई साहब? एफ ब्लॉक में। जब एफ ब्लॉक में चला जाएगा तो कौन से कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे अपन? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। मतलब लेंथेनाइट सीरीज चालू हो जाती है यहां से। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब देखो ये मैंने अपन ने यहां पे एस ब्लॉक की बात कर ली है, यहां पर अपन ने पी ब्लॉक की बात कर ली है। देखो नाइट्रोजन में ऐसा नहीं है। अब देखो आप इस नाइट्रोजन में 1402 फिर कम होती जाएगी, फिर कम होती जाएगी, फिर कम होती जाएगी, फिर कम होती जाएगी। बिल्कुल ऑक्सीजन में भी सेम ऐसा ही है, कम होती जा रही है। तो आपको याद रखने वाली बात तो क्या है? बोरोन वाली और कार्बन वाली है। मैं बोल रहा हूं आपको आईपी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता एग्जाम के अंदर, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता आईपी का आपका। समझ लो अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं आपको सारा डिस्कस करवा रहा हूं ना कि आपको तो सारा ध्यान रखो कि किसकी आईपी कितनी है। तो आपको याद रखना बोरोन और कार्बन फैमिली के बारे में। इसमें बोरोन के मैंने आपको डिस्कस करवा दी है, कार्बन के केस में आपको पीबी का ध्यान रखना, उसकी आईपी एसएन से क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। बस अब देखो आओ अपन बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले तो देखो एक चीज समझो अच्छे से कि
एस ब्लॉक एलिमेंट्स की आईपी की बात करें और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आईपी की बात करें तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एस ब्लॉक का लिथियम, मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, अपन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो देखो लिथियम की आईपी 520 है। बाकी आप अच्छे से देखना कि अगर मैं यहां पर बोलूं सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आईपी है, देखो बहुत अच्छे से बातें समझना कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मतलब मैं यहां तक की सीरीज की बात कर रहा हूं, उनकी आईपी है वो लिथियम की आईपी, मतलब फर्स्ट ऐसे सबसे ज्यादा है। चीजें दिमाग में रखो कि फर्स्ट ऐसे सबसे ज्यादा आईपी है, फर्स्ट ऐसे ज्यादा ही है सबकी, किसी की भी देख लो फर्स्ट ऐसे ज्यादा ही है। तो क्यों कभी कभी क्वेश्चन आता है, मान लो कि कोई दे दिया, ये भी दे दिया, स्कैंडियम दे दिया, इधर से सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, आपसे पूछ ले कि बताओ आईपी किसकी ज्यादा है, तो मैं कह दूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो लिथियम की जब सबसे ज्यादा है उस केस की बात करें तो इसकी आईपी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आईपी से कम है, किसकी, लिथियम की। तो इसका मतलब फर्स्ट है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इस सब की आईपी जो है वो डी ब्लॉक से कम है, पहली बात। आगे चलो, बेरिलियम की आईपी 899 और इसकी आईपी कितनी है 738। उसके बाद में देखो आप अच्छे से, अब यहां पर एक चीज देखो कि कैल्शियम की आईपी 590 है, जबकि स्कैंडियम की 633 आईपी है कि नहीं है। समझ में आ रही बात यहां पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैल्शियम की आईपी कितनी है 590 और यहां पे कितनी है 633 है, मतलब स्कैंडियम में आईपी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब समझ में आ रही, जेड इफेक्टिव की बात करते जा रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात मैंने बोली थी, आप वो देखो अच्छे से देखना, वो क्या बोली थी कि बेरिलियम की आईपी और बोरोन की आईपी, तो कहा था कि बेरिलियम में आईपी ज्यादा होगी बोरोन से। कौन सा इफेक्ट, पेनेट्रेशन वाला, दिख रहा है आपको अच्छे से। मैग्नीशियम की आईपी ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे कि यहां पर इसका मैग्नीशियम का 738 है, जबकि इसकी क्या है 578 है। ऐसे ही मैंने आपको देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करी थी, देखा तो बढ़ना चाहिए ना, इरेगुलरिटीज है इसमें क्या कि इसकी देखो 1314 है, जबकि इसकी क्या है 1402 है। यहां देखो 1000 है, यहां पर 1012 है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है अच्छे से। हाँ, ध्यान रखना इसके बाद में आईपी का ऑर्डर बढ़ता जाएगा वापस, यहाँ 834 है, 869 है, फिर बढ़ता जाएगा। केवल इन्हीं तीनों के केसेस में आपको ध्यान रखना अच्छे से इस केस में। क्लियर है सारी की सारी बातें। देखो अब अपन बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो उसके केस में आप सुनना अच्छे से, ये 3D सीरीज है, ये 4D है, 5D। याद रखना 3D सीरीज के अंदर जो जिंक है उसकी आईपी सबसे ज्यादा 3D सीरीज में, पूरे 3D सीरीज में। 4D सीरीज की बात करें तो कैडमियम की आईपी, क्योंकि इनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 5D की बात करें तो Hg की आईपी ज्यादा है। और एक मैं थोड़ा सा आपको जनरल ट्रेंड भी बता दूं, देखो सब जगह तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ जनरल बातें कर लें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 5D की आईपी जो है वो 4D की आईपी से, 5D की आईपी क्या है 4D की आईपी से, इसको छोड़ देना स्कैंडियम को बस। बाकी याद रखना है कि 5D की आईपी 4D से ज्यादा होगी। देखो देखा जाए तो ऊपर से नीचे आईपी क्या होती है, कम होती जाती है, लेकिन इस केस में 5D की आईपी 4D से ज्यादा है। समझ में आ रही है बात। अब देखो तो सही, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, कोई सा भी देख लो आप, इसको छोड़ देना, क्योंकि लेंथेनम आगे से चालू होता है। तो रीजन क्या रहता है यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रही है क्या बात, कुछ बातें आपको समझ में आ रही है अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं कि 5D की आईपी 4D से ज्यादा ही है, बस एक्सेप्ट कौन सा वाला, 3rd वाला, ये वाला छोड़ देना। और उसमें रीजन क्या है कि यहां पर लेंथेनम यहां से स्टार्ट होता है, इसकी वजह से आगे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, उसकी वजह से अपन सारी की सारी बातें ये बोलते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, और ध्यान रखना इरेगुलर है ये, बिल्कुल 100% रेगुलर नहीं है। अपन जनरली बोला तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आईपी क्या बोलते जाते हैं अपन, बढ़ती जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है। अब आपको देखो है क्या चीज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करना है, तो मैंने आपको तरीके बता दिए सारे के सारे, इन बातों को आप ध्यान रखना, और कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आए आप सारा बहुत ही अच्छे से सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अपन चलते हैं आगे। अब अपन बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या वो समझो आप अच्छे से, कि आपको आईपी ज्यादा होगी तो क्या होगा, आईपी कम होगी तो क्या होगा। मैंने आपको एक बात बताई कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आईपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो आईपी डिक्रीज होगी। तो आप मुझे बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि आईपी प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कि जितनी कम आईपी होगी, अरे भाई धात्विक लक्षण की बात कर रहे हैं अपन, जितनी कम आईपी होगी, बात समझना भाई साहब, जितनी कम आईपी होगी, जितनी कम आईपी होगी
उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आप तो याद रख लो ना, सोडियम वाला सीजियम तक बात कर लो तो आईपी कम होती जाती है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, नॉन मेटेलिक बढ़ता जाएगा, और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो एक तो अपने को यहां से एक चीज समझ में आ रही है। दूसरी बात, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो बात ठीक है कि आईपी जितनी ज्यादा होगी उस मेटल की रिएक्टिविटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करें, मतलब क्रियाशीलता की बात करें अपन किसकी, किसी धातु की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, या मैं कह दूं उसकी बेसिक कैरेक्टर, या मैं यहां पर यह भी बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा आईपी होगा उतना ही उसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। कौन सा वाला, सारी लक्षण, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? मतलब उसकी क्रियाशीलता की बात करें, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी की बात करें, या फिर बेसिक कैरेक्टर की भी बात कर सकते हैं अपन, तो आईपी ज्यादा होगी तो ये चीज क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। तो यहां से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आईपी पे डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा आईपी उतनी ज्यादा उसकी मेटल की रिएक्टिविटी कम, और जितनी ज्यादा आईपी उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम। क्लियर? अब देखो चलते हैं आगे सी पॉइंट पे। सी पॉइंट क्या कहना चाह रहा है वो सुनो। स्टेबिलिटी क्या बोलना चाह रहा है, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, कि कोई एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कि दो निकाल रहे हैं कि तीन निकाल रहे हैं, वो सारी बातें करते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी आईपी पे। तो मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, वो समझना। मैं ये कह रहा हूं जो सारी बातें लिखी हो तो ठीक है, आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो सोडियम है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ बनाया, फिर इसमें Na+ से इलेक्ट्रॉन लगाया, Na+2 बनाया, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली आईपी ज्यादा ही होगी इससे। लेकिन यहां का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां मैग्नीशियम को देखो कि मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाला Mg+ बना, फिर एक और निकाला Mg+2 बना, लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि अगर डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा आए तो आप ये कहोगे कि फर्स्ट वाली ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, मतलब Na+ इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द Na+2, पहली बात। और अगर ये 16 इलेक्ट्रॉन और अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आए या 11 इलेक्ट्रॉन के आसपास आए तो आप क्या कहोगे, कि कौन सी वाली इसकी जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है। समझ में आई बात? अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आए तो ज्यादा वाला स्टेबल बताना है, और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आए तो कम वाला ज्यादा होगा। अब देखो कुछ और एग्जांपल है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, सिर्फ बीच में होता तो मैंने बीच वाला ले लिया एक, कि देखो एल्यूमिनियम+ और एल्यूमिनियम+2 की, मतलब ये IP1 और ये IP2, उसका डिफरेंस आ रहा है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 11 से क्या आ रहा है, अरे बोलो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो देखो कौन स्टेबल, Al+ इज मोर स्टेबल। कौन सी वाली स्टेबल बताएंगे अपन, फर्स्ट वाली ज्यादा स्टेबल है, पहली चीज। दूसरी, आगे देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये वाली ज्यादा स्टेबल है, Al+3 ज्यादा स्टेबल है। क्लियर होगी? तो अब देखो इस केस के अंदर जो एक ओवरऑल ऑर्डर आता है वो क्या आता है कि Al+3 मोर स्टेबल, मतलब इसकी ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं तो Al+3 ज्यादा स्टेबल, उससे कम Al+ और उससे भी कम Al+2। तो यहां से ये वाला ऑर्डर आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो एक छोटा सा आपने जनरल आइडिया दिया है, हो सकता है अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग बातें लिखी हो, एक अपना जनरल लेके चल रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। अगर आईपी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, समझ में आ रही है बात, तो बढ़ता जाएगा तो पहले वाली ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, और अगर कम है तो ऑक्सीजन स्टेट, फिर बहुत सारी बातें आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका एक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं डी पॉइंट पे, वो क्या कहना चाह रहा है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोला है वो सुनो आप एक बार। मैं अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई एक एलिमेंट का ले लेते हैं, तो उसकी IP1 है वो है 590 मान लो किलोजूल पर मोल, IP2 है 1145 और IP3 है 4910 किलोजूल पर मोल की बात कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट दे रखा है, मान लो आपको एलिमेंट दे रखा है, कोई भी एलिमेंट दे रखा है, अब आपसे बोले कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप ये देखना, देखो यहां से यहां चले तो इतना ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां देखो यहां से यहां पहुंचा तो ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये फर्स्ट हाईएस्ट जंप है, ये जंप ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। इसका मतलब दिमाग रखो कि कोई ना कोई सेल चेंज हुआ है। मतलब मैं कहूं कि सपोज करो आप एक बार कि ऐसे कर लेते हैं कि मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला IP फर्स्ट, तो 590 दी मुझे किलोजूल पर मोल।
समझ आ रही बात। फिर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो जाहिर सी बात है आईपी ज्यादा होगी, तो ये निकल गया। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन तो सेल चेंज हो गया, अब जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो इसमें से निकालेंगे नहीं निकालेंगे, तो इसमें से निकालेंगे तो मुझे आईपी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहां से आपसे पूछा क्या कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो क्या बोलोगे नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ आईपी बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप। तो लोअर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और 2 आ रही कि नहीं आ रही है। तो बताओ यहां पर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बताओ। आपसे बोले कि यहां पर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल कितने होंगे जी, आंसर क्या आएगा 2। अब आपसे वो ऑप्शन में बोले कि बताओ ये कैल्शियम होगा कि एल्यूमिनियम होगा कि सिलिकॉन होगा, वो सारी बातें, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिसमें वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका आंसर होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से। तो बिल्कुल छोटी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से पूछ लिए जाते हैं। देखो चलते हैं अपन आगे। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अच्छे से समझिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो पहले तो एग्जाम में आप इन पे गौर फरमाइएगा, करेक्ट इनकरेक्ट। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि करेक्ट इनकरेक्ट के चक्कर में 2-4 स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हैं, और फिर पूरी जिंदगी भर वो पछताते रहते हैं कि साहब मेरे अगर वो 3 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरी ये कट ऑफ जा रही थी 590 या 600 की बात करें, और उसके नंबर बन रहे हैं मान लो 580 के आसपास ही बन रहे हैं, या 580 से कम बन रहे हैं, वो 2-3 स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती तो उसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है वो, देखो क्या बोल रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल बात है कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालता जाऊंगा आईपी बढ़ती जाएगी, तो ये बात तो ठीक है, पूछा इनकरेक्ट, ध्यान रखना ये बात ठीक है, आंसर नहीं है। दूसरा, द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालेंगे तो बिल्कुल आईपी ज्यादा ही एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, या ज्यादा इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। कैसे कि जैसे मुझे एक बात बताओ कि अपन कैल्शियम की, अभी थोड़ी देर पहले कैल्शियम की बात करी, तो अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, तो अपन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हैं, तो बताओ क्या हो रहा है वहां पे कि ग्रेटेस्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा आयोनाइजेशन में। बात समझ में आ रही है। मतलब ये भी स्टेटमेंट इसका सही है, पर ये आंसर नहीं है। आंसर फिर बोल रहा हूं इनकरेक्ट पूछा है। फिर देखो, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम की वापस ले लो, कि जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो गए, अब मैं अंदर की ओर के इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। समझ में आ रही बात। न्यूक्लियस है, ये वैलेंस सेल है, उसके अंदर अब वैलेंस के खत्म हो गए तो अंदर से निकालूंगा, तो बताओ क्या होगा, हाईएस्ट मतलब बिग जंप आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया है, मतलब ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बेयरिंग लोअर एन वैल्यू। देखो ध्यान से सुनना, लोअर एन वैल्यू इज इजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। ये बात गलत होगी। ये कह रहे हैं कि क्वांटम नंबर, या मैं बोलूं ये कह रहा है कि जो सेल नंबर है, जैसे एन की वैल्यू, सेल की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 4 है मान लो, ये कह रहा है कि जो 2 वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, 4 वाले में से हार्ड है। नहीं भाई, आउटर सेल है, उसका इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा तो उससे निकालना इजी है, तो ये बात इसकी गलत होगी। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि साहब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मुझे बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, डी है कि नहीं है। मतलब अगर ये उल्टा होता तो सही हो जाता स्टेटमेंट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। बड़ा ही इजी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली अपन ने। अब देखो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट, क्या कह रहे हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करिए, कार्बन की बात करिए, नाइट्रोजन की बात करिए, ऑक्सीजन की बात करिए, फ्लोरीन की बात करिए। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन करना ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। लिखो साहब, तो क्या हो जाएगा इसका, 1s2 तो है ही है, 2s2 P2। अब देखो मैं ये लिखूंगा 1s2 तो सब मैं कॉमन रख लेता हूं, तो ये 2s2 क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2s2 P4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2s2 P6 हो जाएगा, सॉरी P5 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले मैं IP1 की बात करूं तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। तो इस केस में क्या बच गया, ये P1, यहां पर क्या बच गया P2, यहां पर क्या बच गया P3, और यहां पर क्या बच गया P4। ठीक है, अब IP2 की बात करें। अब मुझे बताओ, मैंने एक चीज बताई थी कि जिसका भी हाफ फील्ड होता है उसकी IP उससे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, बिल्कुल बोली थी ना। तो बताओ उस केस में कार्बन की IP नाइट्रोजन की IP ज्यादा ही होगी, लेकिन उसके बाद में फ्लोरीन की और फिर ऑक्सीजन की होगी कि नहीं होगी।
अब इन्होंने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछा है तो वो हिसाब से देख लेंगे, कुछ बोला नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन की आईपी सबसे ज़्यादा, उससे कम फ्लोरीन की, फिर उससे कम नाइट्रोजन की और सबसे कम कार्बन की। किसकी? कार्बन की। ये वाला आपका आंसर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल। तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? तो पहली बात तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इन दोनों में, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, मतलब आंसर क्या आएगा अपना? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कुछ किया क्या? वापस समझना। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब इसमें P1 बच गया, ये P2, ये P3, P4 बच गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा तो P3 में मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी कंपेयर टू P4। ये बात मैं आपको बता के आ चुका हूं, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल इजी सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछा है तो जो आपको सूट करे, जो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देखो आगे क्या बोला है। देखो, द सेट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कह रहा है कि फर्स्ट, कि कौन सा सेट इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ठीक है। तो देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बोला है। तो ये आईपी क्या होती है? लिथियम की ज्यादा होती है, सोडियम की कम और पोटेशियम की ये वाली बात ठीक है। मतलब ये तो गलत हो गया, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आईपी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आ जाओ इसमें BeMgCa, तो बताओ BeMgCa की बात करें तो बिल्कुल ठीक है बात है, अरे बिल्कुल सही बात है, आईपी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन्होंने BeMgCa पूछा है तो इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। ये मेरे को यहां तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन अपन एक काम करते हैं, इनको और चेक कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब आगे सुनो, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? BCN, तो आपको पता है कि यहां पर बोरोन कार्बन की बात करें तो बोरोन की आईपी, कार्बन की आईपी ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की आईपी होगी कि नहीं होगी? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो अपन को समझ में आ रही है। और इसकी भी बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि देखो होता क्या, ऊपर से जाते हैं आईपी, कंपैरेटिवली बात करें तो क्या होती जाएगी? और ये तो अपन पढ़ के आए हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की, तो कि कार्बन की आईपी ज्यादा होगी, फिर SI की और कम होगी, फिर GE की और कम होगी। पीपी में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात सारी की सारी? अब चलते हैं, देखो आगे। ये जेईई में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जेईई में और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? ये बात पूछी है। देखो क्या क्या बोला है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और स्कैंडियम। मैंने आपको एक बात बोली थी कि क्या बोला था, सुनना, कि फर्स्ट एक की आईपी जो है, हाइड्रोजन को छोड़ देना, वो डी ब्लॉक वाले से कम है। फर्स्ट है कि आईपी किससे कम है? डी ब्लॉक वाले से कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। सिंपल सी बात है। ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? बिल्कुल। तो छोटी सी चीज थी, ज्यादा हार्ड नहीं थी। और वैसे भी अब थोड़ा सा देखो तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किसकी आईपी की अपन कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात है ये कि वैसे आपको मैंने एक लॉजिक बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो और कुछ भी दे रखा हो तो आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अब तो स्कैंडियम के अलावा और कुछ भी दे रखा हो तो क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में आएगा अच्छे से सारा का सारा। क्लियर होगी? तो आज की क्लास का इतना ही था सारा का सारा। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक बार वापस इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रिवाइज कर लें, वापस पढ़ लें एक बार अच्छे से। और मैं कहूंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का आपका एक भी क्वेश्चन इसको पढ़ने के बाद में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।